आज जानते हैं जैव प्रौद्योगिकी में जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड, ऐसे खाद्य पदार्थ जिन्हें किसी बाहरी जीन के प्रभाव से विकसित किया गया हो, जीएम फूड कहलाते हैं। जैसे गोल्डन राइस, ऐसे सुपर राइस ऐसे ही खाद्य पदार्थ के मुख्य उदाहरण हैं। धान को विटामिन ए से भरपूर बनाने के लिए इसमें अन्य जीवों का जीन डालकर इसके जीनोम को बदल दिया गया है। उदाहरण के लिए प्राकृतिक चावल में बीटा कैरोटीन का अभाव होता है, जिसे सामान्यतः विटामिन ए कहा जाता है। ये थोड़ी बहुत मात्रा में धान की भूसी में पाया जाता है, जिसे हम फेंक देते हैं। परंतु जेनेटिक इंजीनियरिंग द्वारा अब हम धान की ऐसी किस्मों का उत्पादन कर सकते हैं जिसमें विटामिन ए प्रचुर मात्रा में मौजूद हो। गोल्डन राइस को विकसित करने के लिए 4 पराये जीनों का इस्तेमाल किया गया है। इसमें से 2 जीन डैफोडिल के तथा 2 किसी सूक्ष्म जीव के हैं। इस नए चावल में बीटी कैरोटीन होने की वजह से इसका रंग सुनहरा पीला हो जाता है और ये गोल्ड राइस कहलाता है। गोल्डन राइस को विकसित करने का श्रेय कृषि विज्ञानी इंगो पोट्रिक्स तथा पीटर बेयर को जाता है। ट्रांसजेनिक कृषि, जैव प्रौद्योगिकी के उपयोग से कृषि उत्पादन वृद्धि के व्यापक परीक्षणों में आधुनिकतम ट्रांसजेनिक कृषि, ट्रांसजेनिक पौधों की प्रजातियों के विकास में प्राकृतिक जीन में कृत्रिम उपायों, रिकाम्बिनेंट डीएनए तकनीकी द्वारा किसी दूसरे पौधे के जीन का भाग जोड़ दिया जाता है। इस परिवर्तन को मूलतः पौधों में निम्नलिखित लाभों को प्राप्त करने के उद्देश्य से किया जाता है, जैसे गुणवत्ता एवं उत्पादकता में वृद्धि, प्रोटीन, खनिजों आदि की मात्रा में वृद्धि करके अधिक पौष्टिक बनाया जाता है। जल की आवश्यकता को कम करना, बीमारी एवं कीटों के प्रति प्राकृतिक प्रतिरोध क्षमता वृद्धि करना। भारतीय वैज्ञानिकों ने ट्रांसजेनिक आहार और अरहर और चने का विकास कर लिया है। इन दालों में जबरदस्त असर वाली कीटनाशक प्रोटीन को तैयार करने वाले बैसिलस यूरेनजेसियम बीटी नामक बैक्टीरिया का जीन डाला गया है। इसके अतिरिक्त कपास और तंबाकू में भी प्रयोगशाला स्तर पर बीटी जीन डाला गया है। इसके अतिरिक्त अनेक किस्मों के जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बीजों का उपयोग करके उत्पादकता में तीव्रता से वृद्धि का प्रयास किया गया है। बीटी बैंगन पराजीनी फसलों को तैयार करने में सबसे अधिक उपयोग बैसिलस यूरेनजेसियम थ्यूरेनेजेसियम नामक बैक्टीरिया के जीन का किया जाता है। यह बैक्टीरिया ग्राम नेगेटिव है और मिट्टी में पाया जाता है। इसके अनेक प्रभेद पाए जाते हैं जो अलग अलग प्रकार के ट्रैक्शन पैदा करते हैं। ये ट्रैक्शन प्रोटीन कण के होते हैं जिन्हें CRI जीन बनाते हैं। ट्रैक्शन
बनाने वाले जीन फसलों की किस्मों में डाल दिए जाते हैं, जिससे वे कीट रोधी हो जाते हैं। कपास के अलावा मक्का, आलू, धान की पराजीनी कीट रोधी किस्में विकसित की गई हैं। बीटी युक्त पराजीनी फसलों का सर्वाधिक उत्पादन अमेरिका, चीन, दक्षिणी अफ्रीका, मॉस्को में किया जाता है। भारत में बीटी जीन वाले बैंगन, टमाटर, पत्ता गोभी और धान की किस्मों पर परीक्षण किए जा रहे हैं। इसी प्रकार के प्रयास आलू में ट्यूबर मोब के नियंत्रण के लिए भी किया जा रहा है। सुपर राइस के जनक भारतीय मूल के डॉक्टर जी.एस. खुश हैं। उन्होंने एक आदर्श धान के पौधे के सभी गुणों का निर्धारण कर उसमें सभी गुणों से समृद्ध जीनों को प्रत्यारोपित कर एक बिल्कुल नया धान का पौधा विकसित किया है। इस पौधे का उत्पाद बेहतर होने के साथ साथ प्रति हेक्टेयर उत्पादन भी काफ़ी ज़्यादा है। सुनहरा धान या चावल। धान को विटामिन ए से भरपूर बनाने के लिए इसमें अन्य जीवों का जीन डालकर इसके जीनोम को बदल दिया गया है। चावल में बीटी कैरोटीन का अभाव होता है, जिससे शरीर विटामिन ए के कणों में बदल देता है। विटामिन ए से भरपूर चावल को विकसित करने के लिए 4 पराये जीनों को इस्तेमाल किया जाता है। 2 जीन डैफोडिल के तथा 2 किसी सूक्ष्म जीव के होते हैं। इस नए चावल में बीटी कैरोटीन होने की वजह से इसका रंग सुनहरा पीला हो जाता है। बायो हलवा। बेंगलोर कृषि विश्वविद्यालय के डॉक्टर एस.बी. हेगड़े ने जैव प्रौद्योगिकी के माध्यम से एक ऐसे बैक्टीरिया की खोज की है जो नारियल के पानी को स्वादिष्ट कन्फेक्शनरी में बदलने के साथ साथ इससे सिरका भी बनाया जा सकता है। नारियल के पानी से मिठाई बनाने के लिए उसमें एसिटोबैक्टर नामक जीवाणु डालकर पानी को गाढ़ा कर दिया जाता है। कुछ देर बाद यह जीवाणु तेजी से विभाजित होकर एक गाढ़े जेली जैसे पदार्थ का निर्माण करता है। जब इस जेली में चीनी मिला दी जाती है तो ये बायो हलवा हो जाता है। जीएम आलू। भारतीय वैज्ञानिक ने आलू की ऐसी जीवनदायिनी नस्ल तैयार करने में सफलता प्राप्त कर ली है जो कुपोषण और भुखमरी से लड़ने में मददगार साबित हो सकती है। जीएम आलू में साधारण आलू की तुलना में 1/3 ज़्यादा प्रोटीन तथा अतिरिक्त रूप में मेथोनाइन भी होगा। सामान्य आलू की तुलना में इसमें किसी भी प्रकार के कीटनाशक के पाए जाने की आशंका नहीं रहेगी। इस आलू में पाया जाने वाला लाइसिन बच्चों के मस्तिष्क के विकास में बहुत ही प्रभावी साबित हुआ है। जीएम आलू में आनुवंशिकीय प्रयोगों के तहत जिस जीन का MMA1 को स्थानांतरित किया गया है उसे चौलाई नामक पौधे से निकाला गया है। यह पौधा स्वयं प्रोटीन की अधिकता के लिए खाया जाता है। रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन के वैज्ञानिक की खोज गोल्डन राइस की तर्ज पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर के वैज्ञानिक ने जीएम आलू को विकसित किया है।
गोल्डन राइस में ब्रिटेन ही नहीं दक्षिणी अफ्रीका में भी भुखमरी एवं कुपोषण को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। बीटी कार्टन के पश्चात बीटी ब्रिंजल बैंगन को भारतीय बाजार में उतारने की तैयारी हो रही है। इस ब्रिंजल के संबंध में यह दावा किया जा रहा है कि इसके उत्पादन में न केवल लागत कम हुई बल्कि 70% तक कीटनाशकों का भी कम प्रयोग हुआ है। बहुराष्ट्रीय कंपनी मोसेंटो को भारतीय प्रतिनिधि कंपनी माहेको बीटी ब्रिंजल को भारतीय बाजारों में ला रही है, परंतु भारत के कृषि वैज्ञानिक इस उत्पाद का विरोध कर रहे हैं। वे इसे मानव स्वास्थ्य एवं पर्यावरण के लिए खतरा बता रहे हैं। भारत में जीएम फसलों के लिए नियामक संस्था जेनेटिक इंजीनियर एप्रूवल कमेटी GSC के सदस्य डॉक्टर पुष्प एम भार्गव बीटी ब्रिंजल के खिलाफ हैं। उधर फ्रांस के कृषि वैज्ञानिक ने भी बीटी ब्रिंजल को मानव एवं पशु स्वास्थ्य के लिए अत्यंत घातक बताया है। यहाँ ये उल्लेखनीय है कि विश्व के 180 देशों में से 6 देशों में जीएम फूड पर कोई रोक नहीं है। ज़्यादातर देशों ने जीएम फूड पर रोक लगाई है। बीटी कार्टन के संबंध में उभरे विवादों के पश्चात बीटी ब्रिंजल भी संदेहास्पद हो गया है। जीएम टमाटर कैलिफोर्निया की कंपनी कैलगिन ने ऐसे मॉडिफाइड टमाटर का विकास किया था जो पकने के बाद भी नरम नहीं पड़ता। वर्ष 1994 में ये वाणिज्यिक रूप से अमेरिका में उत्पादित होने लगा था, परंतु वर्ष 1998 से इसका यूरोप और अमेरिका में उत्पादन बंद हो गया। बीटी कपास केंद्रीय पर्यावरण और वन मंत्रालय के जेनेटिक इंजीनियर एप्रूवल कमेटी द्वारा मंजूरी की गई बीटी कपास की 3 किस्मों में मैक 12, मैक 162, मैक 184 शामिल हैं। इन किस्मों को अंतर्राष्ट्रीय कंपनी मोसेंटो की भारतीय अनुषंगी कंपनी महाराष्ट्र हाइब्रिड सीड कंपनी माहेको ने विकसित किया है। बीटी जीन अमेरिकी बोलवर्म सुंडी कपास को रोगी बनाने वाला कीड़ा नामक बीमारी पर नियंत्रण करता है जो कपास के पौधे में पाई जाती है। ज्ञातव्य है कि बीटी कपास में बैसिलस यूरेनेजियसिस नामक बैक्टीरिया का क्राई नामक जीन डाल दिया गया है, जिससे पौधा स्वयं ही कीटनाशक प्रभाव पैदा करने लगता है और कीटनाशक दवा छिड़कने की आवश्यकता नहीं पड़ती। वस्तुतः बैसिलस यूरेनेजियसिस एक भूमिगत बैक्टीरिया है जिसकी खोज जापानी वैज्ञानिक इंसीबाटा ने 1902 में की थी। यह बैक्टीरिया बीजाणु जनन के दौरान एंट्रोप्रोटीन नामक क्रिस्टलीकृत प्रोटीन बनाता है जो अनेकों कीटाणुओं या पतंगों, भृंगों, मच्छरों, मक्खियों
एफिड्रो चींटियों, दीमक, मगरमच्छों, तितलियों आदि को नष्ट करता है। वीटी के कुछ विभेद पादप और पशुओं पर निर्भर करने वाले कृत्रिमियों, घोंघों, प्रोटोजुआ और तिलचट्टों को नष्ट कर देता है। इसी विशिष्ट लक्षण के कारण ये बीटी नामक बैक्टीरिया कृषि के क्षेत्र में उपयोगी है। उल्लेखनीय है कि माइको ने बीटी कपास की 4 किस्मों के लिए आवेदन किया था, लेकिन चौथी किस्म मैक 915 के संबंध में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद से परीक्षण परिणाम उपलब्ध न होने के कारण जीएसी ने इसके व्यावसायिक उपयोगों को अनुमति प्रदान नहीं की। ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म रिकॉम्बिनेंट डीएनए तकनीकी का उपयोग करके ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म उत्पादन किए हैं तथा कुछ ट्रांसजेनिक जानवरों का भी विकास किया गया है। ट्रांसजेनिक जानवरों से मानव के लिए लाभदायक पदार्थ जैसे इंसुलिन एवं मानव के वृद्धि हार्मोन्स आदि प्राप्त करने की असीम संभावना है। डिजाइनर प्लांटर्स वैज्ञानिक द्वारा विभिन्न फसलों, फूलों, सब्जियों आदि में पसंदीदा गुण डालकर डिजाइनर प्लांटर्स का विकास किया जा रहा है। एक प्रकार के विकास के विशेष अम्ल डीएनए से बने मूल कण जीन के कारण पेड़ पौधों में भी अलग अलग किस्मों की खूबियां पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती हैं। विभिन्न जीवधारियों के बीच जीनों की अदला बदली जीन इंजीनियरिंग कहलाती है। अमेरिका के वैज्ञानिकों ने विंटर फाउंडर नामक मछली के जीन को टमाटर तथा तंबाकू के पौधे में डालने में कामयाबी हासिल की है। यह मछली बर्फीले पानी में भी मजे से रह सकती है। मछली का जीन पड़ जाने के बाद तंबाकू एवं टमाटर के पौधे भी बर्फीले तापमान झेल पाने में समर्थ हो गए हैं। तंबाकू के पौधे में जीन इंजीनियरिंग द्वारा सक्रिय मानव एंटीबॉडी बनाया गया है। पराजीनी तंबाकू से मिलने वाली एंटीबॉडी प्लांट्रीबॉडी नाम दिया गया है। इनका प्रयोग रोगों की पहचान के लिए किया जा सकता है। डिजाइनर पौधे जमीन से भारी धातुओं को अवशोषित कर उसे स्वच्छ बनाने में भी इस्तेमाल किए जाते हैं। जमीन से धातुओं को साफ करने वाली इस प्रक्रिया को वैज्ञानिकों ने बायोरिमेंडेशन का नाम दिया है। सबसे पहले चरण में डिजाइनर पौधे की जड़ें फाइटोकेलेटिन नामक द्रव्य पैदा करती हैं। यह द्रव्य एक खास किस्म के एंजाइम की बदौलत पैदा होता है और इस एंजाइम को पैदा करने वाले जीन की पहचान कुछ साल पहले ही हो चुकी है। दूसरे चरण में यह द्रव्य धातुओं को घोलकर मिट्टी से अपने में सोख लेता है। तीसरे चरण में इन धातुओं में से घातक तत्वों को इन पौधों के भीतर किए जैविक प्रक्रिया नष्ट कर देती है। अंतिम चरण में इन धातुओं को यह द्रव्य अपने साथ बहाकर पौधों के विभिन्न हिस्सों में ले जाता है। इन पौधों से भारत सहित दुनिया के उन देशों को लाभ हो सकता है जहां विभिन्न कारणों से भूगर्भीय
भूगर्भ में पाया जाने वाले पानी भारी धातुओं के कारण संक्रमित हो चुका है। अब ऐसे स्थानों पर इन पौधों को लगाकर पानी को भी साफ सुथरा बनाया जा सकेगा। शुष्क क्षेत्र ग्रीन हाउस प्रौद्योगिकी। कृषि इंजीनियर डॉक्टर गिरिजा शरण ने एक ऐसी शुष्क क्षेत्र ग्रीन हाउस प्रौद्योगिकी विकसित की है जिससे किसान ऐसे विषम हालात में भी कई प्रकार की फसलों की खेती कर सकते हैं। एएजी खेती की ऐसी तकनीकी है जिसे कच्छ जैसे गर्म और बेहद शुष्क क्षेत्रों के लिए विशेष रूप से विकसित किया गया है, जहां पानी की कमी है, मिट्टी लवणीय है, तापमान ऊंचा है और वर्षा कम होती है। एएजी की विशेष बात यह है कि यह तकनीकी ठंडा और गर्म होने के प्रभाव के लिए अर्थ ट्यूब हीट एक्सचेंजर का इस्तेमाल करती है। ETHI ऐसे यंत्र हैं जो वायु से मिट्टी की गहरी परतों तक गर्मी का आदान प्रदान करता है। इसे इसलिए चुना गया है क्योंकि गर्मी देने और ठंडा करने दोनों स्थितियों में इसका प्रयोग किया जा सकता है। एएजी के जरिए एक वर्ष के 2 मौसम में खेती की जा सकती है। भारत में वर्षा की मात्रा ज़्यादा विविधता है। वर्षा में ज़्यादा विविधता है, साथ ही वर्षा का विवरण भी अधिक असमान है। देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का भारत का 12% क्षेत्र शुष्क जलवायु के अंतर्गत आता है। शुष्क क्षेत्र मुख्यतः 6 राज्यों राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में फैला है। देश की कुल शुष्क जलवायु का 90% हिस्सा उत्तरी पश्चिमी राज्यों में स्थित है। शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्रों की कुछ विशेषता ये होती है कि यहाँ वर्षा की मात्रा 700 मिमी से भी कम होती है तथा सूर्य का तापमान 400 से 500 कैलोरी वर्ग सेंटीमीटर प्रतिदिन होता है। बायोरिमेडिएशन, जब पर्यावरणीय प्रदूषण को कम करने या रोकने के लिए जीवित माइक्रो ऑर्गेनिज्म सूक्ष्म जीव का प्रयोग किया जाता है तो उसे बायोरिमेडिएशन कहा जाता है। यह एक ऐसी तकनीकी है जिसके द्वारा पर्यावरण से प्रदूषण को दूर किया जा सकता है। प्रदूषित जगहों को उनके पूर्व रूप में लाया जाता है। यद्यपि यह तकनीक के वैश्विक क्षेत्र एवं स्थानीय प्रयोग अलग अलग हैं, तथापि बायो रिमेडिएशन का आधार सूक्ष्म जीवों की बहुप्राकृतिक असीमित क्षमता है, जिसके द्वारा जैविक यौगिकों को नष्ट किया जाता है। सूक्ष्म जीवों की इस क्षमता को GMM जेनेटिकली मॉडिफाइड माइक्रो ऑर्गेनिज्म का प्रयोग करके बढ़ाया जा सकता है। जापान में इस तकनीक का व्यापक प्रयोग किया जा रहा है। वहाँ ऐसे सूक्ष्म जीवों का विकास किया जा रहा है जो मरुस्थल बनाने की क्रिया को उलट देते हैं। उदाहरण के लिए अल्कालिनीज ल्यूटेस से एक ऐसा सुपर बायो एब्जॉर्बेंट पैदा किया जा रहा है जो अपने से हजारों गुना ज़्यादा जल को अवशोषित कर
रोके रख सकता है। यह एक पॉलीसेकेराइड है जो ग्लूकोज एवं ग्लूकोजिनिक एसिड्स का बना होता है। जैविक खेती